ना डेट टू इक्विटी कन्वर्ट करना अपराध बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये कहाँ अपराध है। बट डेट टू इक्विटी को कन्वर्ट करने के प्रोसेस में उसको वेव ऑफ करना और उस पर कैपिटल गेंस और उसको ट्रांसफर करने में प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है। बस इतनी सी बात है, वही मैं आपसे पूछ रहा था। अब रुकिए सर, अब दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। नहीं अरे सर अब थोड़ा मेहमान आपको इतना, हमने आपको सबसे पहले इतना समय दिया। त्रिपाठी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को खत्म करने के लिए, परेशान करने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? देखिए नीरज जी, आपकी डिबेट बहुत संजीदा होती है और संजीदा डिबेट में जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, पहले तो मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि हिटलर और आतंकवादी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपनी कठोरता से आपत्ति दर्ज कराता हूं। दूसरा, मैं याद दिलाऊंगा 12 वर्ष पूर्व यही महीना था जुलाई का, और 25 जुलाई को जब अमित शाह जी को तत्कालीन उस समय सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। 2 महीने तक जेल रहे थे, जेल से जमानत छूट करके आए। उसके बाद उनको महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से बाहर रखने का भी आदेश किया गया था। मैं याद दिला रहा हूं उस घटनाक्रम की जब नरेंद्र मोदी जी से नवरात्रि के व्रत के दिनों में पूछताछ की गई और रात को 2-2 बजे तक पूछताछ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के बावजूद अकेले अपनी गाड़ी से सीधे अकेले गए थे, एसआईटी का सम्मान करते हुए सीढ़ियां चढ़ करके गए और जितने तरह के सवाल पूछे गए हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। किसी सवाल के जवाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का देशव्यापी सम्मेलन बुलाने का काम नहीं किया था। जिस तरह का आज आयोजन, इसको मैं कहता हूं उत्सव बनाने का काम, एक आपराधिक घटना में जहां पर उनको समन किया जा रहा है, जहां पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसको एक राजनीतिक उत्सव में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी जिस तरह की कर रही है, ये संस्कृति ठीक नहीं है। ये संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मेरी आपत्ति है आपराधिक घटना कहने के लिए। नीरज जी, मेरी आपत्ति है। जो आपने उनको जब हिटलर और आतंकवादी का, आप अगर शब्दों की बात करते हैं तो आपराधिक घटना कहना क्या? मैं पढ़ के सुना देता हूं। मैं पढ़ के सुना। अरे मैं सुन लीजिए, सुनिए। अतुल जी प्लीज, अपने बारी में आप भी उनको क्या क्या सुना रहे थे? जी अपने बारे में बोलिएगा। आपने भी उनको क्या क्या सुना? बारे में बोलिएगा भाई। हाँ, अपनी बारे में आप उनको काउंटर कर दीजिएगा, आपत्ति जताइएगा। तुम्हें वाली डिबेट जी, काउंटर करने की मैंने चुपचाप सुना था ना, मैं मैं अतुल जी शांत हो जाइए। आपने भी उनको जो शब्द सुना है, मैंने आपत्ति की थी। अब आप सुन लीजिए, बारी है तो काउंटर करिएगा। मैं बता सुना दे रहा हूं। गोमती मनोचा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट, वो कहते हैं अपने ऑर्डर में, ऐसा नजर आता है एसोसिएटेड जर्नल्स की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का कंट्रोल हासिल करने के मकसद से यंग इंडियन बनाई गई। ऐसा लगता है पब्लिक मनी को पर्सनल मनी बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। पब्लिक मनी को पर्सनल मनी बनाना अपराध नहीं होता है तो क्या होता है? और अपराध में कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इसीलिए तो यह जांच हो रही है ना। और जांच से आज आपको क्यों महसूस हो रही है? कुछ गलत नहीं किया है तो घबरा क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्यों पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को आप बुला करके अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर स्कूटी फूंक रहे हैं, कहीं पर गाड़ी फूंक रहे हैं और कहते हैं कि हम इसके साथ खड़े नहीं है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हुए आगजनी करने का काम किया है, पुलिस के साथ झड़प करने का काम किया है, और उसके बावजूद बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के डिफेंड करने का काम कहते हैं कि नहीं ये कांग्रेसियों ने नहीं किया है। आप भूमिका तय करिए कि कांग्रेस के प्रदर्शन में कौन लोग ऐसे शामिल थे जिन लोगों ने आज हिंसक घटनाएं करने का प्रयास किया है और ये किस प्रकार का उदाहरण सेट करने का काम कर रहे हैं। क्या आप जांच के दायरे से परे हैं? क्या देश के कानून आप पर लागू नहीं होते हैं? क्या नेहरू गांधी खानदान पर देश के कानून नहीं लागू होंगे, कोर्ट के आदेश नहीं लागू होंगे, जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई नहीं करेंगी? ये किस प्रकार की आप लेकर के सामने आ रहे हैं? जी, मैं मानता हूं कि अब रुकिए एक बार जवाब ले ले, फिर आपके पास आता हूं। और ईडी जो भी जांच करेगी, गलत जांच करेगी तो सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ेगी। यही बात तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही थी। एसआईटी जब जांच कर रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यही तर्क किया था कि कोई भी गलत होंगे तो डांट पड़ेगी, डांट नहीं खाना चाहिए। राकेश जी रुकिए, अगर वो गलत जांच करेंगे तो डांट खाएंगे। राकेश जी रुकिए ना। हाँ अतुल जी जवाब दे लीजिए आप। ऐसा है कि आपराधिक घटना कहने का इन्हें अधिकार नहीं। ही इज नॉट अ जज एंड ही हैज नो राइट टू पास एनी जजमेंट। अभी मैं आप जजमेंट पढ़ के बताता हूं, आपने पढ़ के बताया ना, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के बताता हूं। विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस केस, बर्ड आई व्यू बताया था उन्होंने, बर्ड आई व्यू से केस देखा नहीं गया। एंड वाइल लिविंग द लार्जर क्वेश्चन रेज्ड इन दिस पिटिशंस गिव ओपन टू बी कंसिडर्ड एट द चार्ज स्टेज, दिस पिटिशंस एंड द पेंडिंग एप्लीकेशंस आर डिसमिस्ड एंड अफोर नोटेड क्लैरिफिकेशन। अरे अतुल जी इसको हिंदी में बता दीजिए, हम लोग हिंदी में डिबेट कर रहे हैं सर।
नहीं नहीं, ऐसा है कि जजमेंट इंग्लिश में था, इसमें अच्छा, इंग्लिश में ओके, बताया। इसमें ओके। सीधी बात कहा गया है कि मेरिट पे केस को जज नहीं किया गया है, और मेरिट पे जज नहीं करने की वजह से सारे एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर डिसमिस किए जाते हैं। ये 7 दिसंबर 2015 को कहा। मैंने फिर बताया था कि 1 मई 2015 को ज्वाइंट डायरेक्टर जो है हिमांशु कुमार जी, उन्होंने भी रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का बता रहा है, ये क्या है? अभी मैं थोड़ा सा लेट मी मेक इट, मुझे थोड़ा इजी करने दीजिए नीरज जी, मुझे थोड़ा इजी करने दीजिए। देखिए, किसी को पैसा मिला नहीं मिला, किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में होल्ड करने की जरूरत क्या है? एजेएल जो है वो नेहरू जी ने स्थापित की हुई कंपनी है, उन एजेएल पहले से उनके पास है तो उनके पास है। अब ये नेहरू गांधी खानदान की बात करते हैं। नेहरू गांधी खानदान ने स्वतंत्रता के संग्राम में भी बलिदान दिए थे, उसके बाद भी बलिदान दिए थे। आपके बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेजों की मुखबिर करने वालों को राजनीतिक में आऊंगा मैं, गोडसे का जो गुणगान होता है संसद में, उससे कुछ बोला नहीं जाता, इससे हमारी आपत्ति है। दूसरी बात, इन्होंने आप बोलने नहीं देते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप क्योंकि उनके सवाल का जवाब हुआ नहीं, उन्होंने पहले इस विषय में, आप पता नहीं कहाँ संसद गोट से पहुंचा, इस विषय को पहले मैं समझ लेना चाहता हूं, जिससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा समझ में आया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है क्या। नहीं समझ पाते लोग, आप खुद ही देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको समझाने की कोशिश करें। फिर भी मैं एक सिंपल सी चीज़ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए एजेएल का वो इतना लोन हो गया था 80 करोड़, जो उनकी कर्मचारियों की सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो उसको वहीं पे माफ कर देते, जो पैसा दान दे देते। ये यंग इंडियन क्यों बनाई? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कर्जा माफ होता है क्या? तो कंपनी बना के माफ होता है क्या? ये जो है कर्जा माफ करने का अधिकार आरबीआई को है। किसी मैंने आपको कर्जा दे दिया, माफ होता है क्या? सस्पेंस में एंट्री जाती है, फिर इनकम टैक्स पूछता है, उसको डेब्ट टू इक्विटी करना पड़ता है। डेब्ट टू इक्विटी करने सर, के बाद यंग इंडिया क्यों बनाई, ये मैं पूछ रहा हूँ, जिसमें किसी को यंग इंडिया क्यों बनाई? मैं यही पूछ रहा हूं क्योंकि वो कर्जा, सुनिए मेरी बात, हमें हेराल्ड चालू रखना था, क्योंकि हेराल्ड ने जो भूमिका निभाई थी उस भूमिका हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस की भूमिका सामने लेके जाता है, इसलिए उसको जिंदा रखना था। अब वो पैसा जो है लोन वापस नहीं कर सकती थी, उसको डेब्ट टू इक्विटी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था एक्सपर्ट्स के अनुसार। तो उन्होंने, जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इक्विटी ले नहीं सकती, वो डेब्ट टू इक्विटी कर नहीं सकता, इसलिए फिर यंग इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। अब यंग इंडिया के जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें इक्विटी किसकी लगी थी? किसी को, यंग इंडिया में जो फॉर्मेशन की इक्विटी किसी की बनी? मेरा यंग इंडिया फॉर्मेशन कैसे हुआ था? उसकी इक्विटी स्ट्रक्चर दिया गया था। सुनिए मेरी बात, मेरी इक्विटी स्ट्रक्चर उसका यह है कि 99% जो शेयर क्रिएट किए गए, डेब्ट टू इक्विटी जो की गई 90 करोड़ की, वो डेब्ट टू इक्विटी शेयर्स किया गया है। लेकिन शेयर्स, ये शेयर्स ऐसे शेयर्स है जिसमें एजेएल की कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी, दो जो है ट्रस्ट भी बनाए गए। सुनो मेरी बात, 2 ट्रस्ट भी बनाए गए जिसके जरिए भी शेयर एक्वायर किए गए। वो क्यों बनाए गए? नहीं, ऐसा है कि डेब्ट टू इक्विटी शेयर अगर बनाए गए हैं और जिसमें कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें किसी को ना तो कोई सैलरी, अरे सर, ये बात मैं समझ गया हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद एक यंग इंडिया बनी, उसमें 1 करोड़ का लोन आया कहीं से, फिर वो बनी, फिर उसके बाद 2 ट्रस्ट बने, उसके जरिए भी शेयर एक्वायर किए गए, सब कुछ मिला के सारे शेयर एक्वायर कर लिए गए एक परिवार द्वारा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, तो ये इतना घुमाना क्यों पड़ा? अरे उसमें एक परिवार कहाँ है, उसमें काफी सारे लोग हैं। तुम आप उसी परिवार की संपत्ति है, कोई राष्ट्र की संपत्ति नहीं थी। नहीं, यंग इंडिया की होल्डिंग किसके पास है? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। यंग इंडिया की होल्डिंग किसके पास है बताइए? ट्रस्ट के पास होल्डिंग है। कौन है यंग इंडिया के ट्रस्ट? देखो, आप घुमाइए मत। और मैं कहाँ घुमा रहा हूँ सर, आप तो सीधा सीधा समझा नहीं रहे मुझे। मेजर होल्डिंग है एजेएल। नहीं नीरज जी, आप बात करने नहीं दे रहे ना, आप बात करने नहीं दे रहे। ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग किसी के पास भी रही, सुनिए मेरी बात सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए। ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग माना कि किसी के पास भी हो, माना कि किसी, कौन है वो? उस ट्रस्ट का ना तो किसी को कोई बेनिफिट हो सकता। मेरी बात सुनिए नीरज जी,